बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, जो 6 जजेस के खत का मामला था उसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने अपना पहला सो मोटो ले लिया है। इंक्वायरी कमीशन नहीं बनेगा। तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने इस इंक्वायरी कमीशन की सरबराही करने से साफ इनकार कर दिया, यानी कि जो बॉल उनकी तरफ फेंकी गई थी वो वापस उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ फेंक दिया। काजी फायज ईसा साहब ने इस वक्त 7 रुकनी बेंच है जो कि तश्कील दे दिया और जो पहली समात है इस बहुत ही अहम मामले की वो बुध के रोज होने जा रही है। क्या कुछ हो सकता है पहली समात से मुतालिक बहुत सारी डिटेल है इस मुतालिक जो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी तरफ एक और अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहां से भी एक बहुत ही अच्छी खबर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आई वो ये थी कि तोशाखाना केस के अंदर इमरान खान साहब और उनकी जो अहलिया है जमानत पर उनकी रिहाई का हुक्म हो गया। अदालती मामलात हों या फिर ये हाई प्रोफाइल केसेस हैं, इसके अंदर मजीद क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ मुमकिन है, ये भी आपके सामने लीगल राय भी रखेंगे। और इसके अलावा जो हमारी आवाम है, महंगाई ने तो पहले उनको मार दिया था, जो बची कुची कसर बाकी थी वो पेट्रोल का एक और बम गिराया गया आवाम के ऊपर, उसकी सूरत हाल भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आमिर साहब, ये तो पहले ही रिजर्वेशंस के ऊपर आ रही थी कि जो जजेस ने खत लिखा वो तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए था, वो चीफ जस्टिस के लिए था। ये जिनकी तरफ इल्जाम था वहीं पर खत को मोड़ दिया गया, तो तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने इनकार क्यों कर दिया? वैसे एक वजह इनकार क्यों किया? उनका नाम था, बड़ा सोचा जा रहा था वो करेंगे इसके ऊपर। उन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने सख्त लफ्ज़ है मगर उन्होंने थप्पड़ ही मारा है, क्योंकि इतने जो फ्लॉड तरीके से एक जो सारा रिवर्सल हुआ, यू टर्न, इल्ज़ाम लगता है कि जी पॉलिटिशियन जो है ना ये बड़े यू टर्न मारते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट एक यू टर्न मारा है और यू टर्न मारने की अब ये जो फाइनली जो है 7 मेंबर का बेंच बना दिया है। अब ये सवाल आ रहे हैं कि जनाब ये फुल कोर्ट का होना चाहिए था, क्योंकि पहले जो शिकायत कुनंदा हैं वो 7 मेंबर हैं, 7 जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो तीसरा खाता है उसके अंदर 7 जजेस ने लिखा हुआ है। तो नॉर्मली तरीकाकार होता है उससे ज़्यादा अपील जब की जाती है या टेकअप किया जाता है तो 7 से ज़्यादा किया जाता है, 8, 9। और क्योंकि बहुत ज़्यादा इसरार रहा, जो पहले बड़े केसेस थे, तो ये जस्टिस फायज ईसा साहब की तरफ से और जजेस के सीनियर जजेस की तरफ से ये कहा जाता रहा था कि जनाब ये जो अहम मामलात में उनमें फुल कोर्ट होना बड़ा ज़रूरी है। तो इससे बड़ा तो कोई मामला अहम हो ही नहीं सकता कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और वैसे भी दुनिया की बड़ी कम नज़ीरें होंगी इस तरह की, कि पूरे एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पूरा हाई कोर्ट जो है वो इस हद तक दीवार के साथ लग जाए कि वो बगावत पे उतर आए और वो बताएं कि जनाब हम विक्टिम हैं। तो ये जिस तरीके से ये बेंच बनाया गया है उसके ऊपर अब बड़े सवाल हैं कि फुल कोर्ट नहीं है, उनका प्रोसीजर का तरीका क्या होगा, जिरा क्या होगी, मगर उसकी तरफ तो आते हैं। मगर पहले ये कि ये कॉमेडी ऑफ एरर्स फ्रॉम द स्टार्ट थी कि सुप्रीम कोर्ट को इसकी अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए था, उनको देखना चाहिए था कि बहुत ही संजीदा, बहुत ही ये एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। तो ये टाला जो है हुकूमत को दे दिया। हुकूमत का जो आगे रवैया था, जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, उन्होंने बहरहाल वो एक लॉ मिनिस्टर हैं, सीनियर वकील हैं, लेकिन वो एक जमात के तर्जुमान बन के बिल्कुल एक जो है तर्जुमानी की जाती है, मगर एक पैराए में की जाती है। उन्होंने ये तासुर दिया कि एज इफ ये जो जज हज़रात हैं ये ग्रीव्ड पार्टी होने की बजाय एज इफ यही इन्हीं का कसूर है, उनके ये तासुर दिया गया फॉर एग्जाम्पल कि जी ये मिसकॉन्डक्ट भी हो सकता है, इस इम्कान को उन्होंने रद्द नहीं कहा, उनका जिसको भी देखा जाना चाहिए। फिर उन्होंने टाइमिंग पर शक किया कि टाइमिंग भी चेक करनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि जनाब अगर ये TORs बनाए जाएंगे तो देखेंगे अगर ये इल्जामात साबित ना हो सके तो फिर वो क्या होगी, धमकी भी थी। तो एक उसके बाद एक खौफनाक किस्म का एक रिएक्शन पूरे मुल्क में आया क्रॉस द बोर्ड वकला ने, स्वाय इस्लामाबाद पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो कि देखती है तारड़ साहब की तरफ, इन्हें पाकिस्तान बार काउंसिल का बड़ा लेट आया था रिस्पॉन्स, वो क्योंकि देखते ही गवर्नमेंट की तरफ है कि जनाब आपका क्या हुक्म है। मगर उसके अलावा क्रॉस द बोर्ड नॉन पार्टीजन, बाय पार्टीजन किस्म का एक 300 वकला ने, जो कि सिर्फ PTI के नहीं थी, तमाम ही पोलिटिकल पार्टीज और सिविल सोसाइटी के उसके अंदर लोग शामिल थे,
उन्होंने ये बड़ी प्रोटेस्ट किया कि जनाब इसका ये एक कमीशन नहीं बनाया जा सकता। फाइनली जो फिर वैसे तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब का अपना बेटा भी उसके अंदर सिग्नेचर्स में शामिल था। एग्जैक्टली उनके बेटा भी थे, मगर ये जो तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने जो ये खत लिखा है जिसमें उन्होंने रिक्यूज तो किया है, इनकार तो किया है, इससे पहला तो ये है कि इस तरह के मामलात में आप देखें ये हुकूमतों को एक पता नहीं क्या तरीकाकार है कि पहले पूछा जाता है। तरीकाकार ये होना चाहिए, मंतकी बात है कि आप उन साहब से पूछ तो लें कि वो आपसे एग्री करते हैं। उन्होंने ये सिर्फ इनकार नहीं किया, उन्होंने इसके अंदर जो चीज़ें लिखी हैं फॉर एग्जांपल उन्होंने एक किस्म का, वो बहरहाल फॉर्मर साबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, तो उन्होंने मौजूदा चीफ जस्टिस और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट को ये कहा है कि जनाब आपने शायद गौर से ये खत नहीं पढ़ा इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जजेस का, वो आपको एड्रेस कर रहे हैं, वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को या सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस कर रहे हैं कि आप ये टेकअप करें। उन्होंने दोबारा उनका पैराग्राफ एक किस्म का रिप्रोड्यूस किया गया है कि जनाब ये वायलेटिव होगा, ये आप उनकी हुक्म उनके उसकी अहकामात की अपनी जुडिशल प्रॉपर्टी की वायलेशन होगी कि ये नामुनासिब तरीका होगा कि वो आपको कह रहे हैं, आप मुझे आगे डाल रहे हैं। साथ में उन्होंने कहा है कि जनाब मुझे जो ये TORs है मैं उससे भी कोई इतना ज़्यादा वो नहीं हूँ, और इन जजेस ने आपको इंस्टीट्यूशनल कंसल्टेशन के मतलब कहा है कि आप ये करें तो आप अपना जो है जो चीफ जस्टिस होते हैं वो लैटिन टर्म होती है पेटर फेमिलियास, कि आप बाप हैं, माई बाप हैं भाई, आप जिस सीट पे बैठे हुए हैं आप ये फैसला करें। तो ये किस्म की उन्होंने एक याद दहानी कराई है सुप्रीम कोर्ट को कि आपको अपने कर्तव्य का नहीं पता, आपको अपना रोल नहीं समझ आ रहा, और ये खाता आपने नहीं पढ़ा कि कितना संजीदा मामला है, आप मेरे पे टाल रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, आमिर साहब आपको याद है जब ये खत का मामला आया था और बताया जा रहा था कि कोई रिटायर्ड जज, अभी तसद्दुक जिलानी साहब का नाम नहीं आया था, आपको याद है उस वक्त भी आप समेत बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि अगर कोई रिटायर्ड जज जिसकी जिम्मेदारी लेगा तो देखना है लेगा कौन, ये इतना बड़ा मामला है, वो कैसे लेंगे सरबराही की जिम्मेदारी? लेंगे। आप देखें कोई भी जज, ये एक बात का बहुत बड़ा एक सवाल आ गया था कि जो सर्विंग जज हैं वो कैसे एक रिटायर्ड जज के सामने पेश होंगे, विदाउट पावर्स हो नहीं सकते। तो उन्होंने अपनी इज्जत बचाई है कि अगर वो इनकार कर देते, जो कि कभी इम्कान था इस बात का कि वो इनकार कर देते कि सर्विंग जज वो कैसे किसी ऐसे कमीशन के सामने जा सकते हैं। जज हैं भाई, वो जज का मतलब है वो इंसाफ की सीट पर खुद बैठे हुए हैं, वो किसी और के कटारे में कैसे जा सकते हैं, जो है किसी नॉन जज के उसमें नहीं जा सकते, चाहे रिटायर्ड जज ही हूं। तो इसलिए उन्होंने भी अपनी इज्जत बचाई है, वरना वो कह देते तो बिल्कुल वो एक किस्म का पावरलेस कमीशन हो जाना था, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जानी थी। सही। एक तो ये आ गया है कि जनाब इसका अब क्योंकि सू मोटो ले लिया है तो इसका प्रोसीजर क्या होगा, आया वो इनको बुलाया जाएगा? कोई लोग इस एजिफ कर रहे हैं कि जनाब ये जो इनके ऊपर जिस तरह कोई जिरा होगी इनको सबूत देने होंगे। भाई ये जज हजरात हैं, इनका कहा और एक आम आदमी का कहा मैटर करता है। सो बहरहाल ये स्वाबदीद है अब कि इसका तरीकाकार क्या वो निकालते हैं, इसको कैसे तरीके से किया जाएगा। इस बात की नज़ीरें भी हैं कि पैनमा में फॉर एग्जाम्पल जो एक JIT भी बनाई गई थी, मगर याद रहे कि जो 2 जजेस ने वो उन्होंने बगैर JIT के ही फैसला दे दिया था। सो ये सुप्रीम कोर्ट का है कि वो डिपेंड करता है कि वो अब इसका क्या प्रोसीजर तय करते हैं। मगर जो उसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके अंदर जो सबसे बात मैं समझता हूँ सवाल जो है वो 4 लोगों पे हैं। एक सबसे ज्यादा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक पे,
एक उसके बाद जो है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड बंदयाल साहब पे, जस्टिस एजाजुल एहसन पे, कि उन सबको, और जस्टिस फायज ईसा साहब को सबसे ज्यादा तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब है कि ये जो कहा जा रहा है कि जनाब इनकी इंक्वायरी होगी और इनसे जरा की जाएगी, इनसे सबूत मांगे जाएंगे, ये जो सवाल किया जा रहा है, तो उनकी इस खत के अंदर पार्शियल एंडोर्समेंट आ गई भी है उनके इल्जामात की। इसके अंदर खत के अंदर उन्होंने जिक्र किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने उनको ये यकीन दहानी कराई थी कि जनाब वो बात कर चुके हुए हैं रेलेवेंट क्वार्टर से, और उन्होंने इंश्योरेंस दिलवाई हुई है कि आइंदा कोई इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जजेस को अप्रोच नहीं करेगा। उन्होंने कहा जी उसके बावजूद इंटरफेरेंस जारी रही, यानी कि उस वक्त इसके अंदर ये नहीं कहा गया कि आप झूठ बोल रहे हैं या गलत तस्लीम किया तो गया, एक पार्शियल एंडोर्समेंट तो आ गई। अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से ये सवाल आएगा कि वो बताएं कि उन्होंने किससे बात की थी और ये किस बेसिस पे यकीन दहानी कराई थी, और ये सबूत जो थे, वरना वो कह सकते थे कि जनाब हमें बताया गया है कि आपके सबूत आप गलत कह रहे हैं। फिर एक वाकये का जज साहब को, एक जूनियर मातहत अदालत के जज साहब को बुलाया गया और उनकी सारी स्टोरी सुनी गई कि कैसे उनके ऊपर जो है रोप डाला जा रहा है, इंटरफेरेंस करने की कोशिश की। बाद में उनको फिर OST बना के जो है बावलपुर पोस्ट आउट कर दिया गया। वो है दूसरा चीफ जस्टिस बंदयाल साहब पे उनके मुतालिक ये लिखा हुआ है, इस खत के अंदर जिक्र है कि उन लोगों ने कहा कि हम कंसल्ट करेंगे साथी जजेस के साथ। तो उनसे भी ये सवाल आता है कि उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने आफ्टर ऑल क्या अपने साथी जजेस के साथ बात की? जस्टिस फायज ईसा साहब भी, वो भी गवाहों में से एक हैं, उनसे भी मुलाकात की। जो तो उन्होंने क्या किया? तो आया जो सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं, 1 साल से जो इन मामलात पे बैठे रहे, तो क्यों बैठे रहे, क्यों नहीं किया गया, और जो यकीन दहानियां करवाई गई थी वो किसने करवाई थी और वो क्या यकीन दहानियां थी? सो ये सवालात आएंगे। बट फिलहाल मैं चाहूंगा कि अबूजर से ये समझ लें कि सबसे बड़ा तो एक ये दो सवाल। पहला कि ये बड़ा सवाल आ रहा है कि आइडली ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस अर्जी के बाद फुल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अगर बुलाया जाता तो ज़्यादा था, दुरुस्तगी तो कर ली गई, मगर फुल कोर्ट बुला लेते तो ज़्यादा मुनासिब होता। जी अबूजर। जी आमिर साहब, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। इसमें फुल कोर्ट बनना चाहिए था। अगर आपको याद हो, काजी फायज ईसा साहब की जो अपनी पिटिशन थी जिसमें उन्होंने रेफरेंस चैलेंज किया था, वो 10 मेंबर बेंच ने सुनी थी, अगर आपको याद हो। और ये तो 6 जजेस हैं आपकी सुपीरियर जुडिशरी के, जिन्होंने बड़े संगीन किस्म की बातें की हैं, बल्कि फैक्ट्स स्टेट की हैं। मैं तो इल्ज़ाम भी नहीं कहूँगा, क्योंकि उन्होंने एविडेंस दी है, उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें तो फुल कोर्ट को बैठना चाहिए था। और इसमें एक सबमिशन बड़ी जरूरी है जो मैं करना चाहता हूं। मैं अब आपसे समझना चाहता हूं कि एक आम आदमी, इंडिविजुअल, एक फर्द जो है, मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ लेके जाता हूं तो वो इल्जाम होगा। जज जब कहता है तो वो इल्जाम से आगे की, क्योंकि उसने जजमेंट देनी होती है। सो उसकी बात में और मेरी बात में वजन का बहुत फर्क नहीं है। जी बिल्कुल, देखें फर्क भी है। साथ आमिर साहब, इसमें कुछ चीजें हैं विच आर सपोर्टेड बाय पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। जिस तरह टीरियन वाइट केस है, आप देखें ना, वो जिस तरह कंडक्ट किया गया, फिर बेंच तोड़ा गया, वो दिस इज पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। उसमें कोई एविडेंस नहीं होनी, जिस रिकॉर्ड को देखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ये क्यों बेंच टूटा। तो इस तरह इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जाहिर बात है, जब जज ऑफ द हाई कोर्ट बड़ा सोच समझ के इस तरह का स्टेप लेते हैं, उन्होंने लिया, दैट मीन्स कोजेंट रीजंस है, एविडेंस है उनके पास जो उनके साथ हुआ। इसमें जरा मैं एक स्टेप आगे जाना चाहूंगा। देखिए आमिर साहब, मैं इसमें मेरी जो कैटेगोरिकली स्टेटमेंट ये है कि इस बेंच के अंदर चीफ जस्टिस साहब को नहीं बैठना चाहिए। उसका रीजन ये है कि पहले उन्होंने, जब गवर्नमेंट का जो कमीशन बना, उसके अंदर उनका असेंट था, उनमें शावरत हुई थी। तो दैट मीन्स कि ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ 184(3) की प्रोसीडिंग्स। प्लस दोबारा जब आज सूमोटो लिया गया, तो उसमें भी 2 जजेस जो है, मंसूर शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब जो हैं, उन्होंने तो कहा
कि सू मोटो का केस बनता है, लेकिन द चीफ जस्टिस डिसएग्रीड, लेकिन बाय मेजॉरिटी प्रीवेल करके फिर इनको सू मोटो करना पड़ा। दैट मींस उनका प्री डिटरमिन्ड माइंड है कि ये मेंटेनेबल नहीं थी पिटिशन। तो मेरे ख्याल से ये फेयर ट्रायल की नफी होगी अगर वो इस बेंच में बैठेंगे। और इसमें हमें अभी ये भी देखना है कि जब इनिशियल कोर्ट की मीटिंग हुई थी उसमें कितने जजेस हक में थे 184(3) में और कितने जज हक में थे गवर्नमेंट की प्रोसीडिंग्स में। तो इस वजह से उसके मिनट्स हमें नहीं पता, इस वजह से शायद इसमें से सारे जजेस वही हो, मेजॉरिटी जो हक में नहीं थे 184(3) के। सो इस वजह से, और हैरानगी की बात है जस्टिस मुनीब अख्तर इस बेंच का पार्ट नहीं है, वो सीनियर मोस्ट जज है और जूनियर मोस्ट जजेस आर द पार्ट ऑफ द बेंच। सो द बेस्ट सोल्यूशन वाज, आप इसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का इशू है जो सैलिएंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और एक्सेस टू जस्टिस का इशू है जो आपका आर्टिकल 9 है। तो इसमें फुल कोर्ट बैठना चाहिए था। जुडिशरी के एतमाद का इशू है, एतमाद की बहाली का इशू है, उनकी आजादी का इशू है। इस तरह आप एक 7 मेंबर बेंच इतने इंपॉर्टेंट क्रूशियल केस के केस में, क्रिटिकल केस में नहीं बना सकते, आपको बड़ा बेंच चाहिए। अच्छा, दूसरा अभी एक सवाल आ गया है प्रोसीजर का, कि अब जब ये बुध के रोज इसकी कार्रवाई होगी, पहले दिन तो शायद बिल्कुल अभी बुनियादी चीज़ें तय की जाएंगी, वो प्रोसीजर क्या होगा? क्या ये वहाँ पे जज हजरात को बुला के कोई वहाँ पे जिरा होगी, सबूत देंगे, JIT बनेगी, तफ्तीशी इदारा? क्योंकि ये एक सवाल आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बहरहाल एक तफ्तीशी इदारा नहीं है, जो इल्ज़ामात हैं वो किसी ना किसी को तफ्तीश तो करनी है। तो ये क्या पहले इंतजामी कमीशन की बजाय जुडिशल कमीशन बनने का भी इम्कान हो सकता है? अच्छा, इसमें आमिर साहब देखें, अब तो 184(3) की ज्यूरिसडिक्शन समझने की जरूरत है। इसमें सुप्रीम कोर्ट अगर साथ आर्टिकल 187 भी पढ़ के ऑर्डर पास करती है तो इट कैन पास एनी ऑर्डर टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस। तो अनलिमिटेड पावर्स है। अब इसमें कर क्या सकती है? या तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, वहीं खड़े होकर खुद भी समरी प्रोसीडिंग्स में एविडेंस रिकॉर्ड कर सकती है, पहली ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन यह है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत एक हाई पावर्ड कमीशन बना दे, वो एविडेंस रिकॉर्ड करके रिपोर्ट बना के सुप्रीम कोर्ट के बेंच पे पेश कर दे। तीसरा, या JIT बना दे, जिस तरह आपकी पनामा केस में JIT बनी थी, और इस तरह मेमो कमीशन में कमीशन बना था। सो ये 3 ऑप्शंस हैं। अब दिस इज डिस्क्रेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो उनको सूटेबल लगेगा, प्रैक्टिकल लगेगा, उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट मूव करेगी। ऑप्शंस हैं, बेशुमार पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। इशू ये है कि इसके TORs क्या बनाती है सुप्रीम कोर्ट की? कुछ गवर्नमेंट ने तो TORs बनाए थे, वो जिलानी साहब वाले लेटर को इग्नोर नहीं करें आप। मैंने कहा है कि उन्होंने एक किस्म की, मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट की एक किस्म की, मैं कहता हूं शान में बड़ी कमी आई है। उन्होंने कहा जनाब आपने लेटर ही नहीं पढ़ा, उन्होंने पैरा दोबारा रिपीट किया हुआ है। भाई साहब आपको एड्रेस कर, मैं समझा देता हूं, आसान अल्फाज में समझा दे। तो उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने कहा है जो आपने कमीशन बनाया है ये उसका एम्बिट ही नहीं बनता, उसकी ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं बनती कि वो जजेस को बुला के उनको सुने और इन्वेस्टिगेट करे। और दूसरी बात, गवर्नमेंट की बदनीति साथ उन्होंने इसमें रिफ्लेक्ट कर दी है कि जो उन्होंने TORs बनाए हैं वो उस खत के मुताबिकत नहीं रखते। तो मेरे ख्याल से इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी गलती उन्होंने पॉइंट आउट कर दी है और साथ गवर्नमेंट की बदनीति भी पॉइंट आउट कर दी है। तो दैट मीन्स के वो शरीफ आदमी थे, उनको समझ लग गई थी कि इस ट्रैप में मैंने नहीं जाना, वो साइड पे हो गए और बड़ा अच्छा फैसला किया। एक कॉन्ट्रोवर्शियल चीज थी, उनसे बैठना भी नहीं चाहिए था इनिशियली। और फिर जहां तक सुप्रीम कोर्ट के पास ये सू मोटो फुल बेंच बैठे, आमिर साहब कमीशन बना के एविडेंस रिकॉर्ड करा लें। आपने जो 3 ऑप्शन बताई हैं कि ये 3 इम्कानात हो सकते हैं, आपके ख्याल में से ज्यादा किस बात का इम्कान है इन तीनों में से? और कौन सा फेयरनेस के तकाजे में, क्योंकि पूरे मुल्क में एक तशवीश की लहर है, सिर्फ वकला कम्युनिटी में नहीं, सिविल सोसाइटी में हर इंसान को इससे एक तशवीश हुई है कि पाकिस्तान की आला अदालतों में अगर ये हो रहा है तो आम आदमी बड़ा इनसिक्योर महसूस करता है। तो आपके ख्याल में इन 3 ऑप्शन में से कौन सी मुनासिब हो से जिससे लोगों की तशफ़ी हो?
आमिर साहब, इसमें या तो एक JIT बना के इम्प्लीमेंट, उसके ऊपर एक बेंच सुपरवाइजिंग एक जज साहब सुपरवाइज कर सकते हैं, एक ये ऑप्शन भी है, या एक सुप्रीम कोर्ट के ही जज का ही या किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का एक हाई पावर्ड कमीशन बना दे, वो एविडेंस रिकॉर्ड करके कमीशन की रिपोर्ट बना के सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दे, क्योंकि थोड़ी सी एविडेंस इसमें लंबी है। अब 6 जज हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनके बयान भी हैं, उसके बाद जो लोग उसमें जिक्र है, जैसे कोई अगवा हुआ है, किसी के घर में कैमरा निकला था, वो सारी चीज़ इन्वेस्टिगेट करनी पड़ेगी, किसने कैमरा लगाया, किसने नहीं लगाया, ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट खुद तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर सकती, लेकिन उसके पास बिल्कुल पावर है कि वो किसी को कह के उसको रिकॉर्ड करवा सकता है, इन्वेस्टिगेट भी करवा सकता है। लेकिन एंड ऑफ द ये चीज़ें तो रिकॉर्ड हो जाएंगी। थिंग विच मैटर्स है कि सुप्रीम कोर्ट क्या अकाउंटेबल करती है उन लोगों को जो लोग इसमें शामिल हैं कि नहीं है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी डिसाइड इस बात पे ही होगी कि क्या उन लोगों को अकाउंटेबल किया गया कि नहीं किया गया, जो अपने आप को आइन और कानून से बालातर समझते हैं, जिनको लगता है कि इस मुल्क की अदालतें जो हैं उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक बिल्कुल काम करेंगी, कानून और आइन के मुताबिक काम नहीं करेंगी। दे पूरे पिछले 2 साल के फैसले जो आए हैं इन अदालतों में, मेरे ख्याल से वो क्वेश्चनेबल इस वक्त स्टेज पे पहुंच चुके हैं, और आप देख रहे हैं उनका जो हाल हो रहा है अपील स्टेज में, वो आपके सामने है। अब वो कोई सेट असाइड हो रहे हैं, कोई सस्पेंड हो रही है आपकी सजाएं, तो इस वजह से मेरे ख्याल से उस पे आते हैं सारा। मगर ये बताएं कि ये जो कमीशन था, अब ये क्या इसको ये खत्म हो गया चैप्टर, इसको ये दफन हो चुका हुआ है? देखें, वो तो एक तो जज साहब खुद ही रिक्यूज कर गए हैं, तो वैसे ही इनफेक्टिव हो गया। अगर ये किसी और को अपॉइंट भी कर देती है, गवर्नमेंट इस हद तक बेवकूफ़ी कर लेती है, तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट खुद ही उसको काम करने से रोक देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब अगर सू मोटो ले लिया है तो इट विल नॉट अलाउ एनी अदर बॉडी टू इंक्वायर इनटू द इशू। अब इसके अंदर एक और जो मैंने जिक्र किया था कि पेचीदगी एक क्या है कि टर्निंग पॉइंट, एक मोड़ आएगा जिसके अंदर, क्योंकि उन्होंने बहरहाल जिक्र किया हुआ है जस्टिस सताब बंदयाल साहब का और उसके बाद जस्टिस जाजुल एहसन साहब का, जो कि अब रिटायर हो गए हुए हैं दोनों, तो कि जी, और उन्होंने भी यकीन दहानी कराई कि हम साथी जजेस के साथ कंसल्ट करके करेंगे, तो उनको भी तो बुलाया जाएगा, इसके अंदर पूछा तो जाएगा इन राइटिंग और या इन पर्सन कि जनाब आपने क्या किया गया था। ये मोड़ भी तो आएगा। देखें आमिर साहब, इस खत के अंदर जिस चीज का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिक्र है कि यह किसी शख्स का भी जिक्र है, तो बिल्कुल कमीशन के पास या कोर्ट के पास पावर होती है, क्योंकि उन्होंने करना क्या है, उन्होंने एविडेंस कलेक्ट करनी है। इन्वेस्टिगेशन इज कलेक्शन ऑफ एविडेंस, तो उन्होंने बिल्कुल वो बुला सकते हैं कि आपको किसने कहा, फिर आपने आगे किसको कहा, ये सारे सवालों के जवाब तो देने होंगे जब आपको जामिया एक रिपोर्ट मुरतब करनी होगी, तो बिल्कुल ये किसी को भी बुला सकते हैं। हाँ, उनको ये अब पूछना कि आपने क्यों नहीं किया, मेरे ख्याल से ये तो इतना रेलेवेंट नहीं होगा, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आपको किसने कहा और वो कौन लोग थे जिन्होंने ये किया। दैट विल बी मोर इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से, ताकि उनकी निशानदेही हो सके तो कौन लोग थे जो अदालती प्रोसेस के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश करें। अच्छा आमिर साहब, अबू जर साहब से हम बात करेंगे, मुझे जरा इंट्रोड्यूस करा लेने दीजिए। हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट साकिब बशीर साहब ने भी ज्वाइन किया है, जो अदालत के मामला और दीगर केसेस बहुत सारे और भी हैं जो अदालतों के अंदर जेर समाअत होने जा रहे हैं, उसके मुतालिक बात करेंगे। जी आमिर साहब। जी, मैं चाह रहा था कि साकिब, ये जो सारे मामलात हुए, आपका बहुत टाइम गुजरा, क्योंकि अभी काफ़ी सारी, जिस तरह अभी अबू जर जिक्र कर रहे थे कि हमारे पास वो मिनट्स नहीं आए कि ये जो बेंच बना, कौन हक में था, कौन अपोज था, इसको मुखालफत कर रहा था, तो बैकग्राउंड में जो हुई वो ऐसी बातें जो कि टीवी पे कही जा सके, ऑन रिकॉर्ड कही जा सके, तो कोई हमें बताएंगे कि ये जो एकदम यू टर्न हुआ कि फैसला पहले कमीशन का आया और फिर अब ये, इसके पीछे क्या ऐसी चीज़ें जो शेयर की जा सकती है? एक तो आमिर साहब, ये जो जिलानी साहब हैं, उनकी तकर्री तो नामजद तो कर दिया हुकूमत ने, लेकिन जिलानी साहब को शायद इस किस्म की इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई थी कि जो आपकी नामजदगी है वो फुल कोर्ट की जानिब से नहीं हुई, बल्कि हुकूमत ने की है, और हुकूमत ने उनको मैसेज दिया था कि फुल कोर्ट ने किया है। तो हालांकि फुल कोर्ट में ये पहले मामला नहीं आया था कि कमीशन तश्कील दिया जाएगा और कमीशन में कौन होगा, इस तरह की सिचुएशन जो है वो पहले नहीं आई थी।
तो इसलिए एक कंट्रोवर्सी जो है वो जनरेट हो सकती थी। उनको ऐसे लगा कि जब उनको मीटिंग मिनट्स उन्होंने जो है वो मांगे फुल कोर्ट से, तो उनको मीटिंग मिनट्स नहीं दिए गए, तो उन्होंने फिर ये महसूस किया कि शायद ये एक नई कंट्रोवर्सी जनरेट हो जाएगी कि फुल कोर्ट में मेरा नाम जो है वो नहीं हुआ, लेकिन जो हुकूमत है उन्होंने नामजदगी की है और हुकूमत ये कैसे कर सकती है। फिर उन्होंने अपने खत में ये चीज वाज़ेह तौर पर लिखी है कि आर्टिकल 209 जो है उसके तनाजुर में ये इंक्वायरी जो कमीशन है, जो एक्ट है, इसके तहत 209 के मामले को नहीं देखा जा सकता, और जो आर्टिकल 209 वाला मतलब जो जजेस के मिसकंडक्ट से मुतल्लिक है उसको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ही देख सकती है। और उसी तरह उन्होंने फिर जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं उनके हवाले से भी एक दिलचस्प मामला ये भी है कि उनका भी शुक्रिया उन्होंने अदा किया है। तो जाहिर तो ये लग रहा था ना कि आप ये कह रहे हैं कि जिलानी साहब को, सिद्दीक हुसैन जिलानी साहब को पहले ये नहीं है कि बिल्कुल उनसे पूछा नहीं गया था, उनसे बातचीत हुई थी, मगर उनको इम्प्रेशन गलत दिया गया था, उनको गलत बयानी से काम लिया गया या एक मिसकंसेप्शन होगी, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ। पहले उनको कहा गया, उन्होंने एग्री किया, लेकिन बाद में जब उनको ये चीज पता चली कि ये जो फुल कोर्ट है उसमें कुछ जो है वो उनका नाम शायद आया नहीं है फुल कोर्ट की जानिब से, उन्होंने इसको जो है वो रिकन्फर्म करने के लिए वहां से उनके मीटिंग मिनट्स मांगे, लेकिन मीटिंग मिनट्स उनको नहीं प्रोवाइड किए गए, जिसके बाद ये मामला जो है वो आखिरकार उन्होंने जो है वो अलग करने का फैसला किया। फिर एक और भी वजह जो बज़ाहिर लगती भी है कहीं ना कहीं कि उनके जो बेटे थे वो भी इस कमीशन के खिलाफ थे, मतलब कि जी वो जो 300 वकला ने खत लिखे हैं उनमें उनके साहबजादे के भी दस्तखत हैं। जी बिल्कुल, वो जो साकिब जिलानी साहब हैं उनका भी यही मौक़िफ़ था कि ये जो कमीशन है ये इसमें नहीं तहकीकात कर सकता और कमीशन को नहीं करना चाहिए, बल्कि 184(3) में ये मामला जाना चाहिए। तो वो मेरे ख्याल में घर से भी वो एक फैक्टर हो सकता है कि उनको प्रेशर जो है वो किसी न किसी तरह आया हो, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो आखिर जो 184(3) पे पहुंची है उसके पीछे भी जो मल्टीपल जो जहाँ पे वजूहात हैं उनमें एक वजह ये जिलानी साहब का लेटर आ चुका था। अब सुप्रीम कोर्ट पे पहले ही बहुत ज्यादा तनकीद हो रही थी कि ये खुद जो है वो इस मामले को टेकअप नहीं, मीडिया की तरफ से रिएक्शन आ रहा था, सिविल सोसाइटी की तरफ से, वकला की तरफ से, सो आप कह रहे हैं मल्टीपल फैक्टर से, जिसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट ने यूटर्न लिया। जी बिल्कुल, मल्टीपल फैक्टर्स थे, और जब इनकी जानिब से इनकार कर दिया गया तो इससे कबल ही क्योंकि बहुत ज्यादा तनकीद हो रही थी कि जब अदलिया का अपना मामला है और उनके 6 जजेस के खिलाफ पिछले 5 रोज से बहुत जो है वो बड़े पैमाने पर उनके खिलाफ मुहिम भी चलाई गई और उनको ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा था जैसे उन्होंने कोई जो है वो जुर्म कर दिया है, और बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि पूरी जुडिशरी ने उनको अलग थलग छोड़ दिया है। तो इस एक तासुर ये भी था। तो फिर जब उनका इनकार भी आ गया तो फिर अब सुप्रीम कोर्ट के पास कोई और रास्ता भी नहीं था कि अब क्या करें, क्योंकि नया नाम आता, नए बंदे को एग्री करते, नया नाम आता, फिर कोई कंफ्यूजन आ जाती, किसी को एतराज हो जाता, तो फिर भी जो है वो मामला किसी एंड पे ना पहुंच सकता। तो इसलिए फिर वो गए हैं कि अब खुद नोटिस लिया गया है और अब इस पे मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। अभी अबू ज़र हमें कह रहे थे 3 ऑप्शंस का जिक्र कर रहे थे कि ये इम्कानात हैं 1, 2, 3। आपके ख्याल में अब प्रोसीजर क्या इम्कान है, क्या अपनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट का बुध वाले दिन या बुध के बाद? अभी इनिशियली तो अटॉर्नी जनरल पेश होंगे, ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को किस तरह लेकर चलती है, क्योंकि जिस तरह आप अभी बात भी कर रहे थे, इस सारे मामले में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नाम भी है, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उनका नाम भी है कि मई 2023 में उनको भी बताया गया। फिर इसी तरह जो जस्टिस पंडियाल हैं, साबिक चीफ जस्टिस और जस्टिस इजाजुल हसन, उनका नाम भी है, और 6 इन जजेस का नाम भी है, जो टोटल 10 बनते हैं। तो इनके हवाले से क्या वो एफिडेविट्स दिए जाएंगे या क्या होगा, या जो रिस्पोंडेंट्स हैं वजारत दिफा है उनको डायरेक्टली नोटिस करके उनको बुलाया जाएगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदेद कहेंगे तमाम देखने वालों को। आमिर साहब, अभी पहला झटका हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ था, प्रोग्राम से पहले भी हम देख रहे थे, ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई। अभी प्रोग्राम करते करते एक और झटका दे दिया उन्होंने हम तमाम पाकिस्तानियों को, बिजली महंगी कर दी है। बिजली की अनाउंसमेंट तो पहले ही ₹2.75 पैसे हो गई थी, नोटिफिकेशन कर दिया उन्होंने। साथ ही उन्होंने कहा शेर वहाँ सवा शेर कर दिया जाए कि पहले बताया जा रहा था कि रमज़ान का महीना है, रहमतों का महीना है, और इतने इतने पैकेज अनाउंस किए जा रहे थे। तो अब ईद की खुशी वो दोबारा कर रहे हैं, दो बड़े झटके, ये ईद ही आ रही है, और ₹9.66 में यही है ना, मैं सही पढ़ रहा हूँ? बिल्कुल, आप 10 रुपए हो गए ना। हाँ, 10 रुपए पर लीटर जो है पेट्रोल जब महंगा होगा तो पेट्रोल का जो होता है एक स्पाइरल इफेक्ट होता है, तमाम उसके बाद किराए भी महंगे हो जाएंगे, उसके बाद जो है खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी, खाने पीने की भी महंगे होंगी, हर चीज पे आएगा। और साथ में जब ये नेक्स्ट बिल आएगा ₹2.75 पर यूनिट जो बिजली का, और जो ही गर्मियाँ आएंगी बिजली की ज़्यादा इस्तेमाल शुरू होएगा और पहले ही लोग चीखें निकलते हैं। तो इसके बाद से ये हमें जो तासुर दिया जा रहा था कि पहली बात कि देखें नई गवर्नमेंट के आने से ये वो हो गया है, तो भाई ये ना दें, लोगों को ये बताते रहें कि मामलात अभी ऐसे ही हैं। गो के इसके पीछे उन्होंने जो एक्सक्यूज़ लिया है वो है कि जो इंटरनेशनल मार्केट जो है उसके अंदर $4 फी बैरल जो है इजाफे की वजह से आलमी मार्केट में ये इजाफा किया गया है। 16 मार्च को पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत जो है ₹1.70 फी लीटर की कमी की थी। तो अब जो है एक तो नेपरा ने बिजली का कर दिया है, साथ ही जो है छमाही एडजस्टमेंट कर दी है। अब सार्फिन पर 75 अरब 20 करोड़ रुपए का 85 अरब 20 करोड़ 85 अरब थैंक यू 85 अरब 20 करोड़ रुपए का बोझ जो है वो बढ़ाएगा। और दरमियान में ये हमें क्रेडिट लिया जा रहा था कि देखें इन्फ्लेशन जो थी ना वो 43% से कम होते होते नीचे आ रही है। तो इसके बाद से जो इस महीने थोड़ी सी पार्शली दोबारा ऊपर आनी जानी शुरू हुई है। अभी रिसेंटली पंजाब में खास तौर पे क्लेम किया जा रहा था, देखिए जी क्या कमाल हो गया। तो ये इसका जब ये आएगा नेक्स्ट माह में नेचुरली ये दोबारा जो है इन्फ्लेशन बढ़ेगी और ईद पे लोग जब ये परेशानी आएगी तो ये मामला तो उसके बाद रहेंगे। देखें एक वो परफेक्ट स्टॉर्म बनता है कि एक तो ओवरऑल ईद के ऊपर एक उम्मीद लोगों को चाहिए होती है, खुशियाँ होती हैं। जब ये इसमें परेशानी में गुजर जाए कि जनाब बच्चे किसी के बिल कितना आ गया, लोड शेडिंग भी साथ में अल्हम्दुलिल्लाह चलती रहती है, क्योंकि हम काफ़ी सारी तो लोड शेडिंग इसलिए होती है कि हमारे पास पैसे ही नहीं होते उसके लिए, फ्यूल के लिए जो बुनियादी मिसाइल हैं फ्यूल के वो हम नहीं हल कर पा रहे। जो महंगे जो हैं अभी भी IPP के साथ जो आपने नेगोशिएट करना था वो नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से वो जो महंगी डील्स की हुई हैं जिसका क्रेडिट भी लिया जाता है कि जनाब देखें वो शबाज स्पीड करके आए हुए थे, उसकी वजह से ये आ रहा है। सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा कि ये एनर्जी का इन्होंने करना क्या है। सो यही हम ये रहमो करम पे हैं कि जब इंटरनेशनल वो होगा जो अपनी तरफ से जो बढ़ा सकते थे पैसे पहले ही बढ़ा चुके तो सारे कर चुके थे। हाँ, ये खबर नहीं आती कि जनाब ये चोरी के जो बिजली चोरी होती है इसके साथ और इनकी जो नालायकी होती है फ्यूल को खरीदने में और लेट करने में, इन चीज़ों में जो आए बाय जो ह्यूमन एरर है और जो ह्यूमन करप्शन उसके अंदर इन्वॉल्व है उसको नहीं पकड़ा जाता। सारी चीज़ों का जुमा घूम फिर के अवाम के ऊपर डाल दें तो एक किस्म का एक ओवरऑल एक मायूसी है, फिर एक पॉलिटिकल एक अनरेस्ट है कि जिसकी वजह से पहले ही लोगों को ये जो फॉर्म 47 की वजह से एक वो मसला भी चल रहा है, फिर ये जो जजेस की तरफ से इस तरह के मसले आ जाते हैं, फिर ये महंगाई का भी आ जाता है। तो ये एक इसको परफेक्ट स्टॉर्म ना बनने दें, कहीं ना कहीं से गुंजाइश निकालनी चाहिए। कहाँ से निकालेंगे गुंजाइश आमिर साहब? ये तो जिन्होंने गवर्नमेंट ली है, पिछली दफ़ा तो वो कहते थे जी मुल्क बचाने के लिए गवर्नमेंट ली थी, अब ये इस दफ़ा ये तो नहीं कह सकते कि जनाब हमने कुर्बानी दी है, ये हुकूमत में आके बड़े मज़े से हुकूमत में आए हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे पास सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन देना। अब ये रोज़ का नोहा ना पड़े। शहबाज शरीफ साहब का और गवर्नमेंट के मिनिस्टरों के तरीक़ाकार बन गया, रोज़ आ जाते हैं वो प्रॉब्लम बताना शुरू हो जाते हैं। उन भाई आपका ये काम नहीं है, आपका मसला है कि ये मसला है, इसका हल क्या निकाल रहे हैं, वो हल
गाल नहीं निकालते, वो हमारे साथ शामिल बाजा होकर वो कहते हैं ये भी ख़राब है, ये भी ख़राब है, ये भी ख़राब है। तो भाई साहब यही हम रोते हैं कि 35-40 साल से सबसे ज़्यादा पावर तो आप लोगों ने लिया है, तो हमें मसले ना बताएं, मसलों का हल बताएं। मामला ये वही डॉक्टर वाला हाल है आमिर साहब, डॉक्टर हमारे साथ बीमारी बताता है, ये नहीं बताता इस बीमारी की दवा हमने क्या करनी है। चलिए अब आगे आ जाते हैं, सेनेट इलेक्शन के ऊपर हम बात कर रहे थे। सेनेट के हवाले से आमिर साहब क्या अपडेट्स हैं, कहां पर क्या क्या और कितने उम्मीदवार किस जमात के जो कामयाब होते चले जा रहे हैं? जी अभी सेनेट के अंदर तो मोरलेस जो है इस दफा पहले ही जो है वो उन्होंने फैसले कर लिए कि अनइलेक्टेड हो गए। मैं समझता हूँ कि ये अच्छा ही है। पहले ही 48 खाली नशिस्तों पर 18 तो पहले ही उम्मीदवार बिला मुकाबला हो गए हैं। ठीक है। सो वो कोई इतना ये सस्पेंस नहीं रह गया, और गो के इस पे भी कुछ लोग एतराज़ करते हैं। मैं समझता हूँ कि बजाय इसके कि ख़रीदो फरोख्त हो, आपके उतना वोट रही हैं जितनी आपकी सीटें आ रही हैं, उससे बेहतर है कि आपस में सेटलमेंट करके जिसके जितने मुँह हैं वो कर लिए जाएं। तो अब जो है सेनेट की 30 नशिस्तों पर जो कल इलेक्शन रह गया है, जिसके अंदर पंजाब की 7 जनरल हैं, बलूचिस्तान की 11 की जो है 11 की बिला मुकाबला का बाज़ाब्ता ऐलान भी हो चुका हुआ है। अच्छा। सो सस्पेंस 2-4 चीज़ों पे रह गया हुआ है। एक रह गया हुआ है ऑफ कोर्स सिंध के अंदर वाडा साहब की सीट का, कि वाडा साहब जो हैं उनके ऐलान वो इंडिपेंडेंट के तौर पे खड़े हुए हैं। अब MQM ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। अब ये पीपल्स पार्टी का भी देखना है, वो उनको वोट देंगे नहीं देंगे, कौन देगा नहीं देगा। सो सिंध के अंदर सबसे बड़ा सस्पेंस जो है वो वाडा साहब का है। KP के अंदर भी है कि वहाँ पे कुछ इंटरनल हैं, लिस्ट उनकी जो है ना चेंज होती रहती है। वहाँ पे आफरीदी साहब, एक मिर्ज़ा आफरीदी साहब का नाम है, उसके ऊपर सवाल आते हैं कि ये कहाँ से नाम आ गया है। प्लस KP के अंदर ये इशू है कि वहाँ पे जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं जो उसके हक़ में वो फैसला आ गया है, PTI के ख़िलाफ़ आ चुका हुआ है, तो उनका भी ओथ टेकिंग नहीं है। अगर ओथ टेकिंग नहीं होती तो फिर KP का इलेक्शन सेनेट का वहाँ नहीं हो पाएगा। तो मैं समझता हूँ कि जब ये फैसला आ गया हुआ है तो ये, क्योंकि इसका नुकसान PTI को होगा। कल को ये सेनेट के चेयरमैन के अब इलेक्शन के अंदर अगर ये पता नहीं हाउस कंप्लीट नहीं होगा तो वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर इनकी वो नशिस्तें वहाँ की KP के, इनकी ज़्यादा सीटें तो वहाँ से हैं, तो फिर ये इसका ऊपर एक सवालिया रहता है। पर अब सिचुएशन ये है जो कि बनती नज़र आ रही है, जो एक्सपेक्टेड सीटें हैं कि 2/3 मेजॉरिटी जो है वो हुकूमती इत्तेहाद की बन जाती है। तकरीबन घूम फिर के जो है ये आप कर लें कि 96 का हाउस है, तो जो हुकूमती इत्तेहाद है उनकी 64 सीटें 64 बनती हैं, तो ये तकरीबन 2/3 का मेजॉरिटी बन जाती है। क्योंकि ये बहस चल रही है कि आईनी तरमीम के हवाले से PTI वैसे बाय द वे अभी भी लार्जेस्ट पार्टी वही होगी, उनकी जो है 20 सीटें हो चुकी हैं। कल अगर मजीद 7 मिल जाती हैं जिसका इम्कान है तो उनकी 27 के साथ वो लार्जेस्ट पार्टी सेनेट के अंदर PTI ही होगी। पार्टी दूसरे पे है। PTI कह लें, साथ में सुन्नी इत्तेहाद में ला लें, जो कह लें तो पहला नंबर उनका बन जाता है ज्यादा सीटों के साथ। तो पीपल्स पार्टी 25 और नून लीग 20 पे। ठीक है। तो एक आईनी तरमीम के लिए, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी दोनों हाउसेस में चाहिए होती है, और यहाँ पे एक बहस चलती है जो कि मैं समझता हूँ कि गैर ज़रूरी है। ये एक शोशा छेड़ दिया गया है कि जनाब ये सोचा जा रहा है कि कहीं कि टेन्योर जॉब कर दी जाए चीफ जस्टिस साहब को, जो है ना ये कोई लॉलीपॉप तजवीज़ की जा रही है कि जनाब ये टेन्योर जॉब कर दिया जाए क्योंकि 6 महीने के लिए आता है। ठीक है, अच्छी इस पर बहस वगैरह हो सकती है, मगर मेरा ख्याल है कि इसके लिए क्योंकि आईनी तरमीम चाहिए, स्ट्राइक ज़रूर है। मैं तमाम पार्टीज़ को इसके ऊपर करना, और फिर इसके ऊपर बड़े सवाल आ जाएंगे कि ये मौजूदा चीफ जस्टिस से अप्लाई होगा नहीं होगा, तो काफ़ी सारे हैं। मेरा नहीं ख्याल है ये ऐसी एक गुब्बारा छोड़ा गया है टेस्टिंग के लिए। अच्छा, इस गुब्बारे में मैं भी थोड़ी सी हवा डाल के आपके सामने सवाल रखती हूँ। मुझे ये बताइए, अगर इनकेस चलिए मान लेते हैं बिल फर्ज ऐसा हो जाता है, क्या ये मौजूदा चीफ जस्टिस साहब के लिए रहेगा या बाकी पीछे जितने भी चीफ जस्टिस आएंगे उन तमाम के ऊपर भी अप्लाई होगा? अव्वल तो ये मैंने कहा ना कि ये बड़ा ही नामुमकिन। ठीक है, उनके पास 2/3 मेजॉरिटी जो है नेशनल असेंबली के अंदर भी पीपल्स पार्टी अगर शामिल हो जाए, मगर तमाम पार्टीज मिलानी होंगी। उसके बाद फिर आप देखें ना, आपको नेशनल पार्टी भी मिलानी होगी, इसके अंदर BNM मेंगल भी मिलाना होगा, इसमें MQM JUIF जो है, जो कि बड़े रिबेलियस बगावती मूड में है,
है। तो वो उन सबको राजी करने के लिए ये बड़ा मुश्किल है और इखलाकी तौर पे भी बड़ा मुश्किल आ जाएगा कि खुद ये इनके होते हुए जो है, मेरा ख्याल है ये ऐसे ही एक लॉलीपॉप या इस तरह के गुब्बारे छोड़े जा रहे हैं, इसमें मुझे ये प्रैक्टिकली होते हुए लग नहीं रहा। ठीक, थैंक्स सो मच। देखने वालों का भी शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।